क्लासमेट, पढ़ाई नहीं, सिलेक्शन की तैयारी। अगर मैं ये कहूं कि भारत की कुछ नदियां उन विशाल और अभेद्य पहाड़ों से भी करोड़ों साल पुरानी हैं, जिन्हें वो आज चीरती हुई बहती हैं, तो क्या ये बात आसानी से गले उतरेगी? शायद पहली बार में तो बिल्कुल नहीं। हाँ ना। हम अक्सर भूगोल में नदियों को सिर्फ नक्शे पर छपी नीली रेखाओं या पानी की सामान्य धाराओं के रूप में देखने की गलती करते हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन असल में वो समय को काटने वाली आरी हैं और पृथ्वी की सतह पर लिखी गई एक बहुत पुरानी और गहरी भूवैज्ञानिक कहानी का हिस्सा हैं। और यही वो नजरिया है जो किसी भी गंभीर अध्ययन करने वाले उम्मीदवार को आम भीड़ से अलग करता है। मतलब एक सुव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम या नदी प्रणाली केवल एक जगह से दूसरी जगह पानी का बहना नहीं है। ये जमीन की ढलान, जमीन के नीचे मौजूद चट्टानों की जटिल संरचना, पानी की भारी मात्रा और उसके विनाशकारी वेग का एक बहुत ही सटीक और कहूँ तो निर्मम गणित है। निर्मम गणित, वाह। हाँ, और जो लोग सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना अनिवार्य है कि ज्ञान का असली मूल्य तब है जब आप क्या के साथ क्यों को जोड़ते हैं। तो चलिए आज इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। हम सिर्फ नदियों के नाम, उनकी लंबाई और उनके उद्गम स्थलों की सूची नहीं रटने वाले। बिल्कुल नहीं, वो तो किताबों में है ही। राइट। हम उस भूविज्ञान और भूगोल के रिश्ते को डिकोड करेंगे जो भारत के पूरे परिदृश्य को आकार देता है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सवाल इस बात पर नहीं आते कि कौन सी नदी कहाँ है, बल्कि इस बात पर आते हैं कि पानी का प्रवाह प्राकृतिक बलों से कैसे नियंत्रित होता है। सही बात है। तो जब नदियां बहती हैं तो वो जमीन पर ज्यामितीय आकृतियां या आप पैटर्न बनाती हैं। सबसे सामान्य पैटर्न है डेंड्राइटिक या वृक्ष के समान। हाँ, डेंड्राइटिक। इस पैटर्न को अगर गहराई से देखें ना, तो पता चलता है कि पानी हमेशा अपनी मर्जी से रास्ता नहीं बनाता, बल्कि जमीन उसे निर्देशित करती है। अच्छा। हाँ, वृक्ष के समान पैटर्न वहां विकसित होता है जहां नदी सिर्फ जमीन की ढलान का अनुसरण करती है। हमारे उत्तरी मैदानों की नदियां जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब एक पेड़ की शाखाओं की तरह। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ विश्लेषणात्मक प्रश्न ये उठता है कि इन नदियों को मैदानों में पेड़ की शाखाओं की तरह फैलने की आजादी मिलती कैसे है? मैं बताऊं, इसका उत्तर उस जमीन की बनावट में छिपा है। बिल्कुल, बताइए। उत्तरी मैदान मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी, जिसे एल्यूवियम कहते हैं, उससे बने हैं। ये मिट्टी असल में पहाड़ों के घिसने से बना बुरादा ही तो है। सही कहा। तो जमीन के नीचे कोई भी जटिल या कठोर चट्टानी संरचना मौजूद नहीं है जो पानी का रास्ता रोके। जब नदी ऐसे समतल और नरम इलाके में प्रवेश करती है ना, तो पानी को जो भी हल्की सी ढलान मिलती है वो उसी दिशा में फैलने लगता है। और यही कारण है कि वहां सहायक नदियां किसी भी न्यून कोण या एक्यूट एंगल से आकर मुख्य धारा में मिल जाती हैं। हाँ, लेकिन जब यही नदियां पश्चिमी घाट जैसी भू आकृतियों से गुजरती हैं तो पानी की आजादी छिन जाती है ना? बिल्कुल छिन जाती है। पश्चिमी घाट के मामले में ढलान इतनी तेज और चट्टानें इतनी कठोर होती हैं कि गोदावरी या कावेरी जैसी नदियों की धाराएं एक दूसरे के समानांतर, मतलब एकदम पैरेलल, बहुत तेज गति से नीचे की ओर भागने लगती हैं, जिसे हम समानांतर या पैरेलल पैटर्न कहते हैं। हाँ, लेकिन भूविज्ञान की असली जटिलता तब शुरू होती है जब चट्टानें पानी को सीधे बहने नहीं देती, बल्कि एक तरह की संरचनात्मक बाधा खड़ी करती हैं। कोई रुकावट। राइट। और यहीं से जालीदार यानी ट्रेलिस और आयताकार यानी रेक्टेंगुलर पैटर्न जन्म लेते हैं। और आपको बता दूं, यहीं से यूपीएससी अक्सर सवाल पूछता है। जालीदार पैटर्न? ये मुझे एक प्राकृतिक पाइपलाइन सिस्टम जैसा लगता है। पाइपलाइन सिस्टम? वो कैसे? मतलब ये उन इलाकों में बनता है जहां कठोर और नरम चट्टानें एक दूसरे के समानांतर पट्टियों में मौजूद होती हैं। हाँ। तो जमीन के मुड़ने या वलय के कारण जो हिस्सा नीचे की ओर झुककर घाटी बनाता है उसे सिंक्लाइन कहते हैं। मुख्य नदियां इन्हीं सिंक्लाइन घाटियों में बहती हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जो सहायक नदियां हैं वो आसपास की खड़ी चट्टानों से उतरकर मुख्य नदी में एकदम समकोण यानी 90 डिग्री पर आकर गिरती हैं। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। ऊपरी हिमालय के क्षेत्रों में ये पैटर्न स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हाँ, लेकिन इस प्राकृतिक पाइपलाइन की तुलना में जो आयताकार या रेक्टेंगुलर पैटर्न है ना, उसका विज्ञान एकदम अलग है। वो कैसे अलग है?
देखिए, जालीदार पैटर्न जहां चट्टानों के मुड़ने से जुड़ा है, वहीं आयताकार पैटर्न चट्टानों के दरकने और टूटने से जुड़ा है। ओहो, टूटने से। हाँ, आयताकार पैटर्न वहां विकसित होता है जहां जमीन के नीचे की चट्टानें बहुत मजबूत तो है, लेकिन टेक्टोनिक तनाव के कारण उनमें दरारें या जिन्हें हम भ्रंश या फॉल्ट्स कहते हैं, वो पड़ गए हैं। तो ये पैटर्न किसी आधुनिक शहर के ग्रिड सिस्टम या चौकोर सड़कों जैसा हो गया? एग्जैक्टली। मतलब पानी हमेशा कम से कम प्रतिरोध वाला रास्ता चुनता है। नदी सीधी बह रही है, लेकिन जमीन के नीचे जहां भी उसे चट्टान की कमजोर दरार या भ्रंश मिला, उसने बिना समय बर्बाद किए वहीं से 90 डिग्री का तीखा मोड़ ले लिया। बिल्कुल, विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली चंबल, बेतवा और केन नदियां वो बिल्कुल ऐसे ही तीखे मोड़ लेती हैं। क्या बात है। लेकिन ग्रिड सिस्टम वाला ये रूपक जमीन के ऊपरी हिस्से के लिए तो ठीक है, पर जमीन के नीचे ये किसी शहरी योजना का नहीं बल्कि पृथ्वी की सतह की विफलता का परिणाम है। विफलता मतलब टूटना। हाँ, और ये मुड़ने और टूटने की प्रक्रिया ही इस पूरी भूवैज्ञानिक कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है। भारी और ठोस चट्टानें अपने आप तो नहीं मुड़ती ना, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे पृथ्वी की पपड़ी पर लगने वाला संपीड़न बल या जिसे कंप्रेशन फोर्स कहते हैं, वो काम करता है। तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो करोड़ों टन का दबाव पैदा होता है। और जो चट्टानें थोड़ी लचीली या डक्टाइल होती हैं, वो इस भारी दबाव को सहते हुए मुड़ जाती हैं। मतलब जैसे कोई मोटा कालीन दोनों तरफ से धकेलने पर लहरदार हो जाता है, वैसा ही कुछ। बहुत सही उदाहरण है। इसी मुड़ने की प्रक्रिया को वलय या फोल्डिंग कहते हैं। और इस लहर का जो हिस्सा ऊपर की ओर झुकता है वो एंटीक्लाइन है, और जो नीचे की ओर धंसता है वो सिंक्लाइन है ना? बिल्कुल। दुनिया के विशालतम वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन्स इसी प्रक्रिया की देन है। लेकिन हर चट्टान कालीन की तरह लचीली नहीं होती। हाँ, कुछ चट्टानें कांच की तरह भंगुर या ब्रिटल भी तो होती है। एकदम सही। जब उन पर ये संपीड़न बल अपनी सीमा पार कर जाता है तो वो मुड़ने के बजाय सीधे बीच से टूटकर खिसक जाती हैं। और इसी टूटने को भ्रंश या फॉल्टिंग कहा जाता है। जब दो विशाल चट्टानें टूटकर एक दूसरे से रगड़ खाती हुई अचानक खिसकती है ना, तो जो भीषण ऊर्जा निकलती है वो भूकंप लाती है। बाप रे, यहाँ स्थिति और भी दिलचस्प हो जाती है। जरा सोचिए, क्या? अगर भ्रंश का मतलब चट्टानों का पूरी तरह से टूट जाना और खिसकना है, तो क्या इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमारी कुछ नदियां असल में पृथ्वी की छाती पर पड़ी एक बहुत पुरानी और गहरी दरार के बीच से रास्ता बना रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब वो उन घाटियों में बह रही हैं जो उन्होंने खुद नहीं खोदी, बल्कि जो महाद्वीपों के टूटने से बनी हैं। और भूगोल की भाषा में इसी गहरी दरार को रिफ्ट वैली कहा जाता है। रिफ्ट वैली, राइट। जिसकी चर्चा हम आगे प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में जरूर करेंगे। लेकिन इन टेक्टोनिक बलों के अलावा केवल ऊंचाई और ढलान के आधार पर दो और महत्वपूर्ण ड्रेनेज पैटर्न को समझना आवश्यक है। वो कौन से हैं? अपकेंद्रीय यानी रेडियल और अभिकेंद्रीय यानी सेंट्रिपिटल। अपकेंद्रीय प्रणाली तब बनती है जब किसी ऊंचे केंद्रीय बिंदु, जैसे कोई ज्वालामुखी गुंबद या पहाड़ी, वहां से पानी सभी दिशाओं में नीचे की ओर बहता है। अच्छा, तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक का पठार इस रेडियल पैटर्न का एक उत्कृष्ट उदाहरण है ना? बिल्कुल। दूसरी तरफ सोन नदी निकलकर उत्तर पूर्व की ओर गंगा में मिलने चली जाती है। एकदम सही। और अभिकेंद्री या सेंट्रिपिटल प्रणाली इसका ठीक उल्टा है। उल्टा? मतलब पानी अंदर की तरफ आता है? हाँ, इसमें नदियां अलग अलग दिशाओं से आकर एक ही केंद्रीय बिंदु या गड्ढे में समा जाती हैं, जो आमतौर पर एक झील होती है। समझ गया। और आपको बताऊं, इस अभिकेंद्रीय प्रणाली का पारिस्थितिकी या इकोलॉजी से गहरा संबंध है। वो कैसे? जब चारों तरफ से नदियां आकर एक जगह मिलती हैं, तो वो केवल पानी नहीं लाती, बल्कि अपने साथ खनिज और लवण यानी मिनरल्स और सॉल्ट्स भी लाती हैं। ओहो, तो जब शुष्क मौसम में वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है, तो पानी उड़ जाता है और पीछे नमक छोड़ जाता है। एग्जैक्टली। मणिपुर की लोकटक झील इसी अभिकेंद्रीय प्रणाली का हिस्सा है। अच्छा। हाँ, और सिविल सेवा परीक्षाओं में विश्लेषणात्मक प्रश्न अक्सर भूगोल की इस भौतिक संरचना को सीधे तौर पर वहां के पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़कर पूछते हैं। ये तो बहुत ही काम की बात है। तो इन गहरी और जटिल भूवैज्ञानिक संरचनाओं को डिकोड करने के बाद अब वक्त है दुनिया के सबसे युवा और आक्रामक पहाड़ों की ओर चलने का, यानी हमारे हिमालय। बिल्कुल। हिमालय, जब हम हिमालयी नदियों की बात करते हैं तो वहां एक अलग ही स्तर की विनाशकारी ऊर्जा देखने को मिलती है। ये नदियां ग्लेशियरों की बर्फ और मॉनसून की बारिश दोनों से पोषित होती हैं, इसलिए ये बारहमासी या पेरेनियल हैं।
और हिमालयी नदियों का जो व्यवहार है ना, वो उनके मार्ग की ढलान के आधार पर नाटकीय रूप से बदलता है। नाटकीय रूप से मतलब कैसे? देखिए, पहाड़ों में बहते समय ये नदियां अपनी युवा अवस्था में होती हैं। ढलान इतनी तीखी होती है कि पानी बेतहाशा वेग से नीचे गिरता है। इस ऊंचाई पर पानी में गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी अपने चरम पर होती है। ये पानी केवल बहता नहीं है, ये एक आरी की तरह नीचे की चट्टानों को लंबवत यानी वर्टिकली काटता है। और इसी गहरे कटाव से वी आकार की गहरी घाटियां, खतरनाक रैपिड्स और झरने बनते हैं। बिल्कुल। मतलब हिमालय की नदियां पहाड़ों में किसी एक्शन हीरो की तरह बर्ताव करती हैं। पहाड़ों को तोड़ते फोड़ते गहरी खाइयां बनाते हुए आगे बढ़ना। हाँ, ये एनालॉजी बड़ी मजेदार है। लेकिन जैसे ही वो हरिद्वार या ऋषिकेश के पास मैदानों में कदम रखती हैं, ये एक्शन हीरो अचानक अपनी सारी ताकत खो बैठता है और थोड़ा आलसी हो जाता है। सही कहा। मैदानों में आते ही नदियां समतल घाटियां, गोखुर झीलें जिन्हें ऑक्सबो लेक्स कहते हैं, बाढ़ के मैदान और विशाल डेल्टा बनाने लगती हैं। तो ये एक्शन हीरो से एकदम शांत कैसे हो जाती हैं? इस एक्शन हीरो वाली उपमा के पीछे ना एक बहुत स्पष्ट भौतिक विज्ञान है। पहाड़ों से उतरते ही ढलान अचानक समतल हो जाती है, जिससे पानी की गतिज ऊर्जा तेजी से गिर जाती है। स्पीड कम हो जाती है। हाँ, तो नदी पहाड़ों से जो भारी मलबा काटकर लाई थी, अब उसे आगे धकेलने की ताकत उसमें नहीं बचती, इसलिए वो उस मलबे को वहीं मैदानों में जमा करने लगती है। ओहो, और मलबे के जमाव के कारण पानी का प्रवाह सीधा नहीं रह पाता और नदी इधर-उधर घूमकर रास्ता बनाती है, जिसे हम यांडस कहते हैं। एग्जैक्टली। अगर हम हिमालय से निकलने वाली विशाल नदी प्रणालियों को देखें, तो सबसे पहले सिंधु या इंडस नदी का नाम आता है। ये कैलाश पर्वत श्रृंखला में बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, जिसे तिब्बत में सिंगी खंबन यानी शेर का मुंह कहा जाता है। और एक बहुत ही रोचक तथ्य ये है कि सिंधु नदी भारत में केवल और केवल लद्दाख के लेह जिले से होकर बहती है। सिर्फ लेह से? हाँ, और सतलुज, रावी, झेलम, चिनाब और व्यास इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिनमें चिनाब सबसे बड़ी है। और सिंधु के बाद जो नदी प्रणाली भारत के पूरे उत्तरी परिदृश्य और वहां के जनजीवन को परिभाषित करती है, वो गंगा है। बिल्कुल, गंगा तो हमारी पहचान है। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी के रूप में इसकी शुरुआत होती है। देवप्रयाग वो महत्वपूर्ण स्थान है जहां भागीरथी अत्यधिक वेग से आती हुई अलकनंदा से टकराती है। और इसी संगम के बाद ही इसे गंगा नाम मिलता है। हाँ, और परीक्षा के दृष्टिकोण से गंगा की सहायक नदियों के दाएं और बाएं किनारे के व्यवहार का अंतर समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। दाएं किनारे यानी राइट बैंक की प्रमुख सहायक नदियां यमुना और सोन हैं। यमुना यमुनोत्री से निकलती है और सबसे लंबी पश्चिमी सहायक नदी है। हाँ। और ये दाएं किनारे की नदियां अक्सर प्रायद्वीपीय पठार की स्थिर और कठोर चट्टानों का सामना करते हुए आती हैं। और दूसरी तरफ बाएं किनारे यानी लेफ्ट बैंक की नदियां जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। हाँ, ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से अत्यधिक गतिज ऊर्जा के साथ सीधे नीचे मैदानों में गिरती हैं। और हिमालय से आने के कारण ये अपने साथ भारी मात्रा में गाद या सिल्ट लाती हैं। बिल्कुल, जो अक्सर इनके अपने ही रास्ते को रोक देता है। और यही कारण है कि बाएं किनारे की नदियां अपना रास्ता बदलने और भयंकर बाढ़ लाने के लिए कुख्यात हैं, जैसे कोसी नदी। सही कहा। इस भूवैज्ञानिक भिन्नता को समझना ही ड्रेनेज बेसिन के असली चरित्र को समझना है। और इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली भी अपना एक अलग ही चरित्र दिखाती है। वो कैसे? देखिए, मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से जन्म लेने के बाद ये दक्षिणी तिब्बत के सूखे और ठंडे इलाके में सांगपो, जिसका मतलब है शोधक, उस नाम से बहती है। अच्छा, सांगपो। हाँ, वहाँ इसमें पानी और मलबा दोनों कम होते हैं, लेकिन हिमालय के पूर्वी छोर पर ये एक खतरनाक मोड़ लेकर सियांग या दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है। और भारत में प्रवेश करते ही ये नदी विकराल हो जाती है, क्योंकि इसे पूर्वोत्तर की भारी बारिश का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। बाएं किनारे पर दिबांग, लोहित, बूढ़ी दीहिंग और धनसिरी जैसी नदियां इसमें अपना पानी उड़ेलती हैं, और दाएं किनारे पर सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोच शामिल हैं। और हिमालय के पूर्वी हिस्से के इस असीमित जल को समेटकर अंततः ये बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो हिमालय की इस हिंसक, युवा और रास्ता बदलने वाली दुनिया से निकलकर
अब हमें भारत के सबसे पुराने भूभाग, हमारे प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुलर भारत की ओर चलना चाहिए। हाँ, ये हिस्सा बिल्कुल अलग है। प्रायद्वीपीय नदियां हिमालयी नदियों के ठीक विपरीत व्यवहार करती हैं। मतलब इनका रास्ता पूरी तरह से सुनिश्चित है, इनकी जलधारा अनुशासित है। बिल्कुल, ये हिमालय की नदियों से भी पुरानी है और मुख्य रूप से केवल मॉनसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। इसलिए ये गैर बारहमासी या नॉन पेरेनियल हैं। हाँ, और पश्चिमी घाट इन अधिकांश नदियों के लिए एक विशाल जल विभाजक या वाटर डिवाइड की तरह खड़ा है। मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। चूंकि प्रायद्वीपीय नदियां करोड़ों साल पुरानी हैं, तो क्या यही कारण है कि वो अब हिमालय की नदियों की तरह गहराई में कटाव नहीं करती? मतलब उनका रास्ता पूरी तरह से सेट हो चुका है और वो मैदानों में गोखुर झीलें या बड़े घुमाव नहीं बनाती। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है आपका। इस भौगोलिक स्थिरता को बेस लेवल तक पहुंचना कहते हैं। बेस लेवल? हाँ, लाखों करोड़ों सालों तक बहते हुए प्रायद्वीपीय नदियों ने जमीन को लंबवत रूप से उतना गहरा काट लिया है जितना वो काट सकती थीं। अब उनके पास गहराई में कटाव करने की ढलान या ऊर्जा ही नहीं बची है। ओहो, इसलिए वो गहरी वी आकार की घाटियों के बजाय एक चौड़ी, समतल और उथली घाटी में बहती हैं। एग्जैक्टली, उनका ढांचा स्थायी हो चुका है। प्रायद्वीप का प्राकृतिक ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन नर्मदा और तापी नदियां? हाँ, वो अपवाद है। ये दोनों विशाल नदियां उल्टी दिशा में यानी पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में क्यों गिरती हैं? इसका उत्तर ढलान में नहीं है, बल्कि जमीन के नीचे पड़े टेक्टोनिक जख्मों में है। जख्म? हाँ, हम अपने पिछले ब्रंश या फॉल्टिंग के कॉन्सेप्ट पर लौटते हैं। नर्मदा और तापी प्रायद्वीप के सामान्य ढलान पर नहीं बह रही, बल्कि वो पृथ्वी की पपड़ी में पड़ी उन गहरी दरारों या रिफ्ट घाटियों के बीच फंसी हुई हैं जो चट्टानों के टूटने से बनी है। तो ये रिफ्ट वैली का कमाल है। नर्मदा प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे बड़ी पश्चिम वाहिनी नदी है। ये अमरकंटक के पास मैकाल श्रेणी से निकलती है और विंध्य जो उत्तर में है और सतपुड़ा जो दक्षिण में है, इन पहाड़ों के बीच की उसी गहरी भ्रंश घाटी में बहती है। बिल्कुल सही। हिरन, ओरसंग, बरना और कोलार इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और आपको याद होगा प्रसिद्ध सरदार सरोवर परियोजना भी इसी नदी पर स्थित है। हाँ, और तापी नदी भी सतपुड़ा पर्वतमाला में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और नर्मदा के ठीक समानांतर एक दूसरी भ्रंश घाटी में बहती है। अब इन रिफ्ट घाटियों से पूर्व की ओर रुख करें तो महानदी का अपवाह तंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिन है। महानदी, राइट। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है और हमारे स्रोतों में एक बहुत ही स्पष्ट आंकड़ा दिया गया है कि महानदी बेसिन का 53% हिस्सा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जबकि 47% हिस्सा उड़ीसा में है। और यही वो प्रतिशत और डेटा है जहां से राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर बड़े अंतर्राज्यीय विवाद जन्म लेते हैं। दुर्भाग्य से हाँ, शिवनाथ, हसदेव, मांड, एबजोंक और तेल जैसी नदियां इस विशाल तंत्र को पोषित करती हैं। और पूर्वी और बहने वाली नदियों में अगला नाम गोदावरी का है, जिसे इसके विशाल आकार के कारण दक्षिण गंगा कहा जाता है। बिल्कुल, गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मांजरा हैं। और इसी क्रम में प्रायद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी पूर्व वाहिनी नदी कृष्णा है, जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास से निकलती है। और कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी जीवन रेखाएं हैं। और अंत में दक्षिण भारत की सबसे पवित्र मानी जाने वाली कावेरी नदी है। हाँ, कावेरी, जो कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर अर्कावती, हेमावती, भवानी, काबिनी और अमरावती के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो जब हम इस पूरे ड्रेनेज सिस्टम को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि भारत का भूगोल महज याद करने के लिए दी गई कोई सूची नहीं है। बिल्कुल नहीं। जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स के दबाव, वलय और भ्रंश की प्रक्रियाओं से लेकर हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के अलग अलग स्वभाव तक सब कुछ एक अदृश्य भूवैज्ञानिक धागे से बंधा हुआ है। और जो उम्मीदवार इस अंतर संबंध को, इस क्यों और कैसे को समझ लेता है, उसके लिए किसी भी तथ्य को रटने की मजबूरी खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली। नदियां सिर्फ पानी का प्रवाह नहीं है, वो समय, जलवायु और भूविज्ञान के बीच चल रहे एक अनवरत संवाद का भौतिक रूप है। क्या बात कही है। और इसी संवाद से जुड़ा एक गहरा विश्लेषणात्मक विचार में आ छोड़ना चाहता हूँ।
बताइए। आज हमने देखा कि कैसे ऊंचे ग्लेशियरों की बर्फ हिमालय की नदियों को ऊर्जा देती है और उन्हें बारहमासी बनाती है। हाँ। लेकिन एक पल के लिए कल्पना कीजिए, जिस डराने वाली रफ्तार से जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमारे ग्लेशियर पिघलकर खत्म हो रहे हैं। ये तो बहुत डरावना है। क्या भविष्य में कभी वो खौफनाक समय आएगा जब हमारी सदाबहार हिमालयी नदियां भी प्रायद्वीपीय नदियों की तरह सिर्फ मानसून पर निर्भर हो जाएंगी? बाप रे। एक सीजनल नदी तंत्र। अगर सिंधु और गंगा जैसी नदियां साल के कुछ महीने सूखने लगीं तो उत्तर भारत के पूरे ड्रेनेज सिस्टम, हमारे कृषि तंत्र और उस पर टिकी करोड़ों की आबादी का क्या होगा? ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। अपने एटलस को खोलिए और इन नदियों को खुद ढूंढिए, बहुत कुछ नया मिलेगा। बिल्कुल। हैप्पी स्टडिंग।